हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज हम करने वाले हैं वर्ण, ध्वनि, वर्णमाला और मात्राएं। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको बताऊंगी कि वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला क्या है, ध्वनि, मात्राएं, और बहुत इजी वे में आप इसको समझ जाओगे। ये आप किसी भी, क्योंकि हिंदी व्याकरण में ये मेन एक होता है ना, आधार होती हैं, एक स्ट्रक्चर मेन इन्हीं पे होता है हिंदी व्याकरण का। तो आपको वर्ण पता होनी चाहिए, वर्णमाला, मात्राएं, ध्वनि कौन सी होती हैं। तो ये अगर आपकी स्टार्टिंग ईयर इन टॉपिक से होती है तो आप हिंदी व्याकरण का कोई भी लेवल हो, चाहे कोई भी सीढ़ी, और आप आराम से जो है आप उसको चढ़ सकते हैं। तो इसलिए आज हम वर्ण, ध्वनि, वर्णमाला और मात्रा, इन चारों चीज़ों के बारे में विस्तार से मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम भाषा की बात करते हैं कि लैंग्वेज क्या होती है। जो लैंग्वेज होती है वो दो प्रकार की होती है, एक मौखिक होती है, एक लिखित होती है। मौखिक भाषा वो भाषा होती है जिसको हम बोलते हैं, बोलकर बातचीत हम जो भी करते हैं तो उसको मौखिक भाषा बोलते हैं। लिखित भाषा वो भाषा होती है जिसमें हम लिख के कन्वर्सेशन करते हैं। जैसे पहले चिट्ठियाँ भेजी जाती थी, तो जो लेटर्स होते हैं, हमारे चिट्ठियाँ होती हैं, तो हम रिटन फॉर्म में एक दूसरे से टॉकिंग करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, जो भी है। ठीक है, तो एक जो लिखित फॉर्म है लैंग्वेज की हो जाती है। अब हम लिपि की बात करते हैं, स्क्रिप्ट। अगर हमारे मन में थॉट है, हम लिख ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास क्या है, लिपि नहीं है, कोई मेथड ही नहीं है जो हम लिखें। थॉट तो हैं लेकिन किस भाषा में लिखें वो हमें नहीं पता। तो स्क्रिप्ट के बारे में है, हर भाषा को लिखने का ढंग अलग अलग होता है जिसे लिपि कहा जाता है। जैसे हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन है, पंजाबी की गुरमुखी है, और अरबी एवं उर्दू की जो हमारी लिपि है वो फारसी है। ठीक है, अब थोड़ा हिंदी के बारे में बात कर लेते हैं। हिंदी संस्कृत से बनी तथा देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाली भाषा है। आज़ादी के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देश की राजभाषा बनाने का फैसला किया था। वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस के 22वें संस्करण इथोनोलॉज के मुताबिक दुनिया भर में 61.5 करोड़ लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी दुनिया में तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। पहली कौन सी है मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब यहाँ पे आप श्रृंखला देख सकते हैं, एक तरफ आप भाषाएं देख रहे हो तो दूसरी तरफ आप उनको बोलने वाले लोगों की तादाद देख रहे हो। ठीक है, इसमें और बहुत सारी भाषाओं के बारे में, अंग्रेजी है, मैड्रिन है, हिंदी, स्पेनिश, फ्रेंच, बंगाली, उर्दू, मराठी, तमिल, तेलुगु। ठीक है, तो ये कुछ भाषाएं हैं जिनको ज़्यादातर लोग जो है वो बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं 113.2 जो करोड़ लोग हैं वो अंग्रेजी भाषा को बोलते हैं। उसके बाद फिर मैड्रिन आती है, फिर हिंदी आती है, फिर स्पेनिश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम व्याकरण की बात करते हैं। ग्रामर क्या होता है? भाषा के शुद्ध रूप से लिखने और बोलने का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। यानी कि ग्रामर की बात आ रही है, हमें ग्रामर सिखाया जाता है, हमें जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो बताई जाती है कि हमें किस तरह से ऑब्जेक्टिव वर्ब जो भी हमारे सब्जेक्ट होता है उनको मिलाना है, उनको किस तरह से सीक्वेंस में लगाकर हमारा एक सेंटेंस बनता है, कैसे पास्ट, फ्यूचर टेंस जो हमारे होते हैं उनमें जो वर्ब ऐड की जाती है उनको बनाकर ही हमारा प्रॉपर सेंटेंस हम सही तरह से फॉर्म कर पाते हैं। तो ग्रामर जो होता है, चाहे आप लिखने में यूज़ कर रहे हो चाहे आप बोलने में यूज़ कर रहे हो, ये हमारे सेंटेंस को, हमारी लैंग्वेज को बिल्कुल शुद्ध बना देती है, जो व्याकरण है। अब हम बात करते हैं वर्ण की। वाक्य शब्दों से तथा शब्द वर्णों से बनते हैं। ठीक है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को वर्ण कहते हैं, और वर्णों को ध्वनि भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारे वर्ण है सबसे छोटी इकाई होती है और इसके आगे टुकड़े भी नहीं किए जा सकते हैं, तो इनको हम वर्ण कहते हैं। वर्णमाला की बात करें तो है वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, क, ख, ग, घ, ड़, च, छ। ठीक है, तो ये जो हमारे क से लेकर ग तक, यानी वैसे तो हमारा जो वर्णमाला है उसमें वर्ण में जो स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, वो सभी इसमें शामिल होते हैं। स्वर हमारे अ से लेकर अंग तक होते हैं और व्यंजन हमारे क से लेकर ग तक होते हैं। तो स्वर और व्यंजन इन दोनों को मिलाकर ही हमारी जो है वर्णमाला पूरी तैयार होती है। वर्णमाला के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसको विस्तार से बताया गया है कि क्योंकि हमारे स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, लेकिन अलग अलग चीज़ों में इसको बांटा गया है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि संयुक्त वर्ण जो होते हैं वो 4 होते हैं, आगत वर्ण होते हैं, आगत वर्ण भी होते हैं जो कि 5 होते हैं, व्यंजन हमारे जो है इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, आगे अच्छे से विस्तार किया हुआ है। उसके बाद हमारा शिरोरेखा भी आता है। शिरोरेखा की आप बात कर सकते हैं यहाँ पे, जिसमें ख और अ आ जाता है। हलंत भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ख है, क है, ग है, इसके नीचे नीचे थोड़ी सी लाइन लगी हुई है, तो इसको हम जो है हलंत कहते हैं।
स्वर की बात करें, जैसे मैंने बोला था आपको कि अ से लेके अंग तक जो है हमारे स्वर आते हैं, लेकिन उसमें से जो हमारा अंग अंगूर है, ये जो अंग है, ठीक है, वो अयोगवाह में की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर, लेकिन वो होते स्वर के ही पार्ट होते हैं, ठीक है, स्वर के नहीं, स्वर के ही पार्ट होते हैं, लेकिन उन दोनों को अंग और अंग है जो है उसको हम अयोगवाह भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्वर के भेद। स्वर जो है उसके दो भेद होते हैं, एक ह्रस्व स्वर होते हैं, दूसरे हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। लिखा है कि जिस वर्ण को सबसे कम समय में उच्चारित यानी कि बोला जा सकता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, ऋषि। इनके उच्चारण में जो समय लगता है उसे एक मात्रा का समय कहते हैं, क्योंकि आप बोल के देखोगे अ, ई, उ, ऋषि, इनको बोलने में बहुत ही ज़्यादा कम टाइम लग रहा है, ठीक है। अब हम दीर्घ स्वर की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में स्वरों से अधिक समय लगता है, ये कह रहे हैं कि दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलने में ज़्यादा टाइम लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ठीक है। तो इनको बोलने में जो है ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। उसके बाद हम अयोगवाह की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था कि अयोगवाह जो है उसमें हमारा जो अंग है उसको अनुस्वर कहते हैं। जो अंग है हमारा लास्ट में, जो अ के नीचे दो बिंदी लगाई हैं पीछे, इसको विसर्ग बोलते हैं। और लास्ट में आप अनुनासिक लिखा हुआ देख सकते हैं, इसमें अ के ऊपर जो चंद्र बिंदु लगा है उसको अनुनासिक स्वर कहते हैं। उसके बाद व्यंजन की ये सारी श्रृंखला आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग, त वर्ग, यानी क की जो सारी लाइन है उसको क वर्ग बोलते हैं, और जो च की है उसको च वर्ग, फिर ट वर्ग, इस तरह से जो है अपनी सारी श्रृंखला यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगत वर्ण हमारे ये होते हैं, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं क ख। आगत वर्ण की सबसे मेन खासियत आपने यहाँ पे नोटिस करी होगी कि सभी जो व्यंजन है उनके नीचे बिंदी लगी हुई है। तो जिन भी व्यंजन के नीचे बिंदी लगी हुई होती है उनको हम आगत वर्ण कह देते हैं, ठीक है। आगत में और भी आप देखते हैं, जैसे डॉक्टर, आप डॉक्टर के ऊपर आधा चंद्र बिंदु लगाते हैं। ऑफिस हम लिखते हैं हिंदी में इस तरह से फॉर्म करके, तो वहाँ पर भी हम आधा चंद्र बिंदु लगाते हैं। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो संयुक्त व्यंजन में हमारा क्षेत्र, ज्ञानी, त्रिशूल, श्रवण, इनके हिसाब से जो है वो अपने संयुक्त व्यंजन बनते हैं। वर्तनी स्पेलिंग की बात बहुत ज़रूरी आ जाती है। जब एक जैसे वर्ण दो बार प्रयोग किए गए हों, जैसे क पे हमारा पक्का, ल में दिल्ली, देखिए एक तरफ आधा क है फिर पूरा क है, आधा ल है फिर पूरा लो है, ठीक है। ये भी हमें देखनी पड़ती है कि स्पेलिंग में कहाँ पे आधी चीज़ लगनी है, कहाँ पे पूरी चीज़ लगनी है। फिर है जब दो विभिन्न वर्णों को एक साथ मिलाया गया हो, जैसे त, अथ, इसमें त को आधा है, अथ पूरा लगाया हुआ है, तो ये मिलकर क्या बना, पत्थर। वैसे ही मक्खी में भी आप देख सकते हैं कि क आधा है लेकिन ख पूरा मिला के बनाया है, तो ये हमारा मक्खी बन जाता है। सिंबल्स की बात करें, सिंबल्स ऑफ वोवल्स यानी कि मात्राएं, तो स्वरों के विभिन्न रूप या चिन्ह व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखे जाएं तो मात्रा बन जाते हैं। इन्हें पूरा नहीं लिखा जा सकता बल्कि केवल चिन्ह ही इनके लिखे जा सकते हैं, क्योंकि मात्रा का मतलब मात्रा ही होती है, तो आपको आगे पता चल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तरफ स्वर है और दूसरी तरफ हमारा आम, ठीक है। सबसे पहले अ लिखा है, तो याद रखना कि अ एक ऐसा स्वर होता है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। फिर है आ की आप मात्रा देख सकते हैं, डंडा सा है। फिर ई भी है, बड़ी ई है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, तो इसकी भी आप साथ में मात्रा लिखी हुई राइट साइड में देख सकते हैं, और इससे शब्द भी बनाकर लिखे हुए हैं, जैसे अनार, आम, इमली, ईख, उल्लू, ऊँट, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। आगे फिर ऋषि की बात करें, ऐसे सारे जो वोवल्स हैं अपने, उनके बारे में बताया गया है। व्यंजन और मात्राओं की बात करें तो हम कहते हैं क, का, की, कु, के, ठीक है। तो इस तरह से एक व्यंजन है जिनको मात्राओं के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउंसिएट करते हैं, तो काफ़ी चेंज हमें देखने को मिल जाते हैं। अब र जो है उसके विभिन्न रूप आप देख सकते हैं कि ये र के जो हमारा र होता है उसको अलग अलग टाइप से यूज़ करते हैं। जैसे सबसे पहले क्या किया है, जैसे अपने क्रम पढ़ रहे हो या सब्र पढ़ रहे हो, तो जो र है वो क के पैर में है। दूसरी तरफ ड्रामा में ड के नीचे किस तरह से यूज़ किया गया है। फिर धर्म में आप देखते हो ऊपर र लगा है। फिर श्रेष्ठ, तो जो श्रेष्ठ है उसमें श्रे, रे की ऊपर मात्रा लगाई गई है, इस तरह से बनाया है। और फिर हम जैसे रूप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी बड़ी ऊ की मात्रा या जो रो है किस तरह से इसको मेंशन किया गया है, तो आप इसको ईजी वे में देख सकते हैं। व्यंजन और मात्राएं, कमल, कमाल, कोमल, खेल, खाल, खोल, तो इस तरह से आप व्यंजन को बना सकते हैं। क्रम वर्ण, वर्ण संधि वर्ण की हम बात करें तो उपसहार
किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले हमें उस भाषा के मूल ध्वनि समूह को सीखना पड़ता है। ध्वनि समूह को आमतौर पर अक्षर भी कहते हैं। किसी भी भाषा के अक्षरों को सीखे बिना उस भाषा का ज्ञान हमें बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ये हमने देखा इसमें कि हमने वर्णमाला इनके बारे में अच्छे से मेंशन किया हुआ है। इससे इस टॉपिक से संबंधित मैंने एक और पीडीएफ बना के अपलोड की है ऐसे ही, तो आप वो भी देख सकते हैं अगर यहाँ से समझ ना आए। अगर ना आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं और अच्छे वे में आपको समझा पाऊँ, ठीक है। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब यदि आपका मन करता है तो आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।